तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम है, ये चैप्टर देख लीजिए आपके बुक का, तिर्यक रेखा और मध्य बिंदु युक्त प्रमेय। ठीक है, तिर्यक रेखा और मध्य बिंदु, ये तिर्यक रेखा और मध्य बिंदु से संबंधित जो थ्योरम है वो उसका एक सवाल मैं यहां दिखा देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है, प्रमाणित करें। तो ये जो थ्योरम है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए नहीं है, ये सीबीएसई, आईसीएसई, डब्ल्यूबी, बहुत सारे बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए कॉमन है। इसीलिए बच्चों इसमें आप लोग देखो, सबसे पहले सवाल पढ़कर आपको चित्र बनाना है। यहां पर किसी त्रिभुज लिखा हुआ है, मतलब ये एक त्रिभुज की बात की जा रही है। तो चलिए एक त्रिभुज मैं बना देता हूं। एक त्रिभुज बना दिया, ए बी सी, ये त्रिभुज बन गया। अब है कि ये रहा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु। मान लीजिए ये दो भुजा, इसका मध्य बिंदु है ना, ये हो गया आपका मध्य बिंदु, ये ए बी सी डी हो गया, और इसका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये ई हो गया। क्या लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को इसको मिला भी देना है। तो ये जो मिलाने वाली रेखा है, ये इसकी तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, दो भुजा तो ये ले लिए, अब तीसरी भुजा बचा हुआ है ये, तो इस तीसरी भुजा का ये क्या होगा, समानांतर होगा। मतलब क्या है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड इस रेखाखंड के समानांतर होगा, साथ ही साथ उसकी आधी भी होगी। मतलब ये रेखा की लंबाई इस रेखा का आधा होगा, ये साबित करना है। ठीक है ना, मतलब दो बातों को साबित करना। पहली बात कि डी ई और बी सी समानांतर रेखा है। दूसरी बात कि डी ई बी सी का आधा है, ये साबित करना है। तो बच्चों यहां पर जो सवाल में प्रदत्त है, प्रदत्त मतलब तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि प्रदत्त का मतलब क्या होता है, मतलब सवाल में जो तथ्य दिए जाते हैं, प्रदत्त। तो यहां पर प्रदत्त में लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदुएं है ना, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है डी, और यहां आप एक वर्ड और क्रमशः लिख सकते हो, क्रमशः डी और ई है। मतलब डी और डी जो है क्रमशः करने का मतलब हुआ कि ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, अब आपको प्रमाणित क्या करना है बच्चों, प्रमाणित करना है। सबसे पहला तो बात कि डी ई समानांतर है बीसी का, ये बात प्रमाणित करना। दूसरी बात क्या प्रमाणित करना है कि डीई की जो लंबाई है वो आधी है किसकी, बीसी की। तो ये बात साबित करना है। तो इसे साबित करने के लिए बच्चों आप लोग को एक रचना करना पड़ेगा। बिना रचना का आप लोग इसे साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कहीं भी दो त्रिभुज इस तरह से नहीं मिल रहा है जिसे आप सर्वांगसम साबित कर सकते हो। तो रचना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डीई रेखा है, इसको आपको एफ तक बढ़ाना है। ठीक है ना, और
एफ और सी को आपको मिला देना है इस तरह से। तो ये बात आपको यहां पर में लिखना पड़ेगा। देखिए डीई को ना बढ़ाए हैं, डीई को एफ तक बढ़ाया गया, ठीक है। साथ ही साथ एफ सी को, अभी देखिए बच्चों डीई को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी को एफ तक बढ़ाया गया है, वो भी इस प्रकार। यहां पर आप ये ब्रैकेट में जरूर लिख देना, यहां डीई बराबर ई एफ, इस तरह से बढ़ाना है कि यहां पर आपको डीई को, आप ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां पर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डीई को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि क्या, कि डीई जो है वो ईएफ के बराबर है। ये इस तरह से लिखना है कि डीई ईएफ के बराबर है, मतलब ये रेखाखंड और ये रेखाखंड बराबर है। ये बात आपको रचना में ही लिखनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी लिख दीजिए एफ सी को मिलाया। अब बच्चों आपके सामने यहां पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? ये दो त्रिभुज कौन कौन से हैं देखिए तो, ए ई डी और दूसरा त्रिभुज सी ई एफ। ये दोनों को आपको सर्वांगसम साबित करना है। और सर्वांगसमता जो है शर्त आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में। इन चारों शर्तों में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये दोनों त्रिभुजों में जो चीज है, जो समानता है, सबसे पहले देखिए डीई एफ ई के बराबर है रचना के अनुसार, क्योंकि रचना के अनुसार ही ना हम बताएं कि ये इस प्रकार से ई एफ को बढ़ाना है जो इसके बराबर होगा, तो रचना के अनुसार। दूसरी बात देखिए यहां पर इस त्रिभुज का ए ई और इस त्रिभुज का सी ई बराबर है। ये कैसे बराबर हुआ? क्योंकि ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, ये रेखा बराबर हुआ। तीसरी बात आप देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? ये समूह कोण है, समूह कोण बराबर होता है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम साबित हो गया ना। तो चलिए यही बात को पहले यहां पर लिख देते हैं। चित्र नहीं दिखता होगा आप लोग को, प्रमाण। तो दो त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम करना है बच्चों। कैमरे के स्क्रीन में एक साथ तो नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। तो यहां पर दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए ई डी, ठीक है, और त्रिभुज सी ई एफ। अब यहां एक प्रश्न उठता है बच्चों कि क्या हम लोग सिर्फ ए ई डी ही लिख सकते हैं, ए डी ई क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो बच्चों आप यदि ए डी ई लिखते हो तो आपको इधर का नाम भी बदलना पड़ेगा, सी एफ ई। मतलब दोनों त्रिभुजों का नाम लिखते समय यह ध्यान देना है कि जिस रास्ते से आप इस त्रिभुज का नाम लिख रहे हो ए ई, तो इधर से देखिए सी ई, ए ई डी जाते हो तो सी ई एफ जाना पड़ेगा। तो ये सी ई एफ ऐसा इसलिए लिखा जाता ताकि आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम साबित कर रहे हो, तो दोनों त्रिभुज एक ही जैसा होना चाहिए, नाम एक जैसा, ताकि आप साबित कर पाओ। तो इसमें क्या क्या आप देख पा रहे हो? सबसे पहला तो इस त्रिभुज का नाम पहले लिखे ना, तो इस त्रिभुज में डीई बराबर है किसका? देखिए तो डीई बराबर है एफ ई का, एफ ई। ये क्यों बराबर है? रचनानुसार
रचना में ये बात, मेरा हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक होता है, आप लोग समझ जाना। तो ये रचनानुसार जो है आप देख सकते हो कि रचना में ही तो मैंने लिखा था ना कि इस प्रकार EF को बढ़ाया जो DE के समान हो, तो ये रचनानुसार। दूसरा आपको क्या दिख रहा है कि AE बराबर है CE का, AE बराबर है CE। ये क्यों बराबर है भाई, AE और CE क्यों बराबर है, AE और CE? क्योंकि ये E मध्य बिंदु है। यहां आपको ब्रैकेट में लिखना है कि AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। ये मध्य बिंदु होने की वजह से ये बराबर हुआ। तीसरी बात आप इसमें देख पा रहे हो कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर, कोण AED और कोण CEF ये दोनों बराबर है, समूह कोण है। तो यहां आपको लिखना है एंगल AED बराबर एंगल CEF, कि AED और CEF ये सम्मुख कोण। तो ये सम्मुख कोण होने के बाद बराबर। तो ये देखिए बच्चों, सर्वांग समता के जो ये 3 यहां पर जो बातें होनी चाहिए सर्वांग सम साबित करने के लिए, आप देख सकते हो कि ये किस शर्त पर साबित हुआ। आप यहां से देखो, मैं यहां पर इस भुजा को बराबर दिखाया और इन दोनों भुजा के कोण, बीच वाले कोण, मतलब भुजा कोण भुजा, इस शर्त पर यह सर्वांग सम साबित हुआ। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज AED सर्वांग सम त्रिभुज CEF किस शर्त पर, SAS शर्त से। इस शर्त पर जब सर्वांगसम हो गया बच्चों, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, जब सर्वांगसम साबित हो जाता है तो हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। वो बहुत कुछ क्या क्या है, तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हुआ। क्यों भाई बराबर हुआ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा है। दूसरी बात, ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है ना। तो यहां ये बात हम लोग लिखेंगे, इसलिए AD बराबर CF, AD बराबर CF या FC आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं, ये लिख दिया मैं। अब आगे है और एक चीज मैं हम लोग को चाहिए, ये कोण और ये कोण। तो इस कोण का नाम क्या होगा, एंगल ADE बराबर है एंगल ADE। देखिए यहां पर देखिए ADE ये किसके बराबर है, CFE का। तो एंगल CFE, इसमें भी आपको लिखना है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, एक कोण है। अब बच्चों, अब आप यहां देख सकते हो इस चित्र में कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा देखिए AD जो है वो DB के भी बराबर है, क्योंकि ये D तो मध्य बिंदु है। तो जब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगा ना। ये बात हम लोग यहां पर लिखेंगे। देखिए यहां पर ये बात लिखेंगे कि AD इक्वल्स टू FC, ये बराबर है। साथ ही साथ AD जो है वो DB के भी बराबर है। देखिए AD DB के बराबर है। क्यों भाई ये बराबर क्यों है, क्योंकि D जो है वो AB का
मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु होने से क्या होगा, ऑटोमेटिक एडी और डीबी। तो इस हिसाब से ये लाइन हमको यहां से मिला, देखिए, और ये लाइन चित्र से मिला। देखिए डी जो है एबी का मध्य बिंदु। तो यहां पर ये दोनों चीजों से क्या पता चलता है कि इसे आप समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, तो आपको पता चलेगा कि समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला, जब एडी एफसी के बराबर है, एडी डीबी के बराबर है, तो उस हिसाब से एफसी किसके बराबर हुआ, डीबी के हुआ ना। तो ये बात यहां लिखेंगे, समीकरण 1 और, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या पाए हम लोग, समीकरण 1 और 2 से कि डी बी बराबर है एफ सी का, डी बी बराबर है एफ सी का। ये चीज, ये आप समीकरण 3 कर लो, है कि नहीं। अब देखिए क्या पता चला है कि ये डी बी, ये रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर है, ये दोनों बराबर है कि नहीं। साथ ही साथ बच्चों, आप जब ये कोण और ये कोण देखें तो सर्वांग सम त्रिभुज के जरिए ये कोण बराबर दिखाया, लेकिन देखिए ये दोनों कोण बराबर है, और ये इसका यदि तिर्यक है, देखिए ये तिर्यक है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, एकांतर कोण, क्योंकि ये आप इसका डायरेक्शन देख रहे हो, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एंगल ए डी ई है ना, और एंगल सी एफ ई, ये दोनों बराबर है, और यहां पर चित्र के हिसाब से ये दोनों एंगल, देखिए यहां पर ये दोनों एंगल ए डी ई और सी एफ ई, ये दोनों एकांतर कोण है। तो आपको यहां पर लिखना है एकांतर कोण। तो बच्चों जब ये एकांतर कोण होगा, तो आप लोग बताओ कि जब ये वाला कोण, ये कोण एकांतर होगा, तो उसमें से ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, क्या होगा, समानांतर। तो यहां लिखेंगे कि एडी समानांतर एफ सी, देखिए एडी समानांतर एफ सी, या यूं कहे डीबी समानांतर एफ सी। तो ये बात हम लोग यहां लिख सकते हैं, या डीबी समानांतर एफ सी, देखिए डीबी समानांतर एफ सी। तो बच्चों आप समीकरण 3 में यहां पर देखिए डीबी एफ सी के बराबर भी है, और यहां पर आप देखें कि जो डीबी है वो एफ सी के समानांतर भी है। तो चित्र के साथ ये दोनों बातों को मिलाए कि डीबी एफ सी के समानांतर और डीबी एफ सी के बराबर भी है। तो जिस चतुर्भुज, देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है यहां, तो एक चतुर्भुज है, तो जिस चतुर्भुज के एक जोड़ी विपरीत भुजा यदि बराबर और समानांतर हो, तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ये बात आप लोग सुने होंगे। तो यहां पर लिखेंगे, आपको ये बात लिखना पड़ेगा कि चतुर्भुज डी बी सी एफ में डीबी बराबर है एफ सी और डीबी समानांतर है एफ सी का। ये बात आपको यहां पर देखिए, चतुर्भुज डी बी एफ सी में डीबी बराबर है एफ सी का, और डीबी बराबर है, समानांतर है एफ सी का। तो इस हिसाब से डी बी सी एफ एक कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो जब समानांतर चतुर्भुज है, तो बच्चों जब ये साबित हो गया कि डी बी सी एफ समानांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एफ बी सी के समानांतर है।
क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं समानांतर होती है, तो जब ये समानांतर है तो ये भी तो समांतर होगा। इसलिए यहां पर ये बात लिखेंगे कि DF बराबर BC। देखिए DF बराबर BC और DF समानांतर BC, ये दोनों बात पता चल गया, ठीक है ना। तो DF बराबर BC और DF समानांतर BC। तो बच्चों अब आप लोग यहां पर देखो बच्चों कि DF BC के समानांतर है, तो DE भी तो BC का समानांतर होगा क्योंकि इसी का पार्ट है। इसलिए यहां पर ये लिखेंगे, इसलिए ये बात कि DE समानांतर है BC का, ये एक प्रमाण आ चुका। ये बात कहां से पता चला? इससे पता चला, क्योंकि DF समानांतर है BC का, तो DF यदि मान लीजिए जाए DF समानांतर है BC का, तो DE भी समानांतर होगा BC का। तो चलिए प्रमाण नंबर 1 आ चुका। ये 1 नंबर प्रमाणित आ चुका। अब आते हैं दूसरा नंबर प्रमाण पर कि ये जो DE है वो BC का आधा है, ये साबित करना। तो आप लोग यहां पर देखो, यहां मैं बगल में ही दिखा रहा हूं चित्र के साथ, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ रहा है। देखिए ये दोनों बराबर है ना, देखिए पुनः DF बराबर BC, ये बराबर है। तो अब DF को यदि देखो तो DF 2 लाइन से मिलकर बना है, DE प्लस EF, D प्लस EF बराबर BC, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि DE और EF दोनों बराबर है रचना के अनुसार, ये वाला और ये वाला बराबर है। तो आप इसको, ये दोनों बराबर है मतलब DE अपने आप में EF है और EF अपने आप में DE है। तो हम लोग इसे दोनों को बराबर समझने की वजह से 2DE लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो DE है, तो DE 2DE बराबर BC। अब इसे आगे बढ़ाया जाए तो DE बराबर BC बटा 2, या यूं कहें कि DE बराबर हाफ BC, जो कि देखिए प्रमाण नंबर 2 करना था, DE बराबर हाफ BC। तो ये प्रमाण नंबर 2 जो है वो प्रमाणित हो गया। थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, लेकिन ये इतना भी भारी नहीं है जो समझा ना जा सके, है ना। यहां पुनः लिख देता हूं मैं। तो ये थ्योरम आप लोग कर लेना बच्चों, काफी बड़ा थ्योरम है और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। इसमें डिटेल में मैं लिख दिया हूं, चित्र के साथ आप इसको कंपेयर करके कर सकते हैं।